हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। अगर नहीं है तो हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर ये देखो, ये वाला हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमने यहाँ तक कवर कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हाँ, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का था उसके 2 वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, ये थर्ड वाला है। और इसमें जो सेकंड वाला था, इसमें हमने ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया था। मीन्स समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को एकदम अच्छे से हमने पूरे कवर कर लिया था। अब हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके भी सब पार्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे अगर आपने ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। चलो सेकंड पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट होता है, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ओके, सेकंड पॉइंट। चलो फिर मैं उधर ही वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। लेट्स बिगिन। देखो, ये सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, गांधीवादी सिद्धांत। क्या मतलब है भाई गांधीवादी सिद्धांत? जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, नाम को ही एकदम करोगे तो वही क्लियर हो जाना है आपको। गांधी सिद्धांत क्या हो गए भाई? जो गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी के चाहे विचारों, देखो यहाँ पे लिखा भी है, गांधी जी के विचारों से हो गए, या गांधी जी की सोच को हो गए, या गांधी जी जैसा चाहते थे चीज़ें करना, या उन्होंने करी जो सही थी उस टाइम पर, तो उन चीज़ों को इस सिद्धांत में इंक्लूड कर लिया गया। वो गांधी जी से रिलेटेड हो गए, गांधीयन, उसको नाम देते गांधीयन सिद्धांत। तो ये यहाँ पे वही सारे पॉइंट होंगे जो गांधी जी चाहते थे या गांधी जी ने किए। ठीक है, यही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे भी तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, आर्टिकल 40 क्या बोलता है? आर्टिकल 40 देखो, ये आर्टिकल्स में ना आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप देखो कैसे कर सकते हो, आर्टिकल तो बड़ी कंफ्यूजिंग होंगे। तो मेन मेन आर्टिकल्स हैं जो आपको थोड़ा जिनको आप इजीली रिकॉल कर पाएँ, उसको आप याद कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स तो हमेशा ही कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम रट तो सकते नहीं है ना। अगर रट भी लोगे फिर भी उसमें कन्फ्यूज़न होती है कभी कभार। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे भी, इसमें भी हमने पढ़े थे सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स थे, उसमें भी हमने ये आर्टिकल 41, 42, 43 ये पढ़े, और फिर ये सब पढ़े। इसमें भी आएंगे, देखो यहाँ पे 43 आ गया, ये रहा 43। तो कन्फ्यूज़न होगी। तो आप मेन जो जो आपको रिकॉल करने में ईजिली ईजी कर, मतलब जब लिखते टाइम, जब भी आप लिख रहे हो या वो कर रहे हो, तो अगर आप उसको जल्दी से रिकॉल कर पाएँ, जल्दी से याद सोच पाएँ, तो वो आप याद कर सकते हैं वो आर्टिकल। नहीं तो मेन ये पॉइंट्स हैं, इनको पॉइंट्स को अच्छे से करना। और कुछ मेन जो चीज़ें हैं इन्होंने वैसे स्पेशली आर्टिकल को लेकर बताई, तो वो भी याद रख लेना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या, आर्टिकल 40 क्या बोलता है के अनुसार राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर सब सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। व्हाट इट्स मीन दैट गांधी जी वांटेड टू स्टैब्लिश द ग्राम पंचायत। समझ रहे हो? जो गांधी जी थे, गांधी जी पंचायत लागू करना चाहते थे जब गांधी थे। गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी? 1948 में, आफ्टर 1 ईयर। हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 1 साल बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। तो लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई जो भारत में क्या हो, एक पंचायती राज सिस्टम हो। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो गाँवों से स्टार्ट होता है। कि भाई अगर आपको पूरे देश में शासन चलाना है, समझ रहे हो, अगर पूरे देश में शासन चलाना है, तो जो शक्ति है उसका क्या करना चाहिए? विकेंद्रीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। मीन्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? विलेजेस से स्टार्ट होना चाहिए, गांवों से स्टार्ट होना चाहिए। गांव सरकारें हुए, गांवों में जैसे पंचायत हो गया, फिर जिला परिषद होती हैं, डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो हो गई, फिर स्टेट आ जाता है, फिर केंद्र आना चाहिए। तो इस तरीके का वो चाहते थे कि भाई अगर पावर, मतलब जैसे होता है कि भाई क्या हो गया, हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। 10 लोगों का गैंग है, गैंग नहीं मतलब 10 लोगों का ग्रुप है, अच्छे लोगों का ग्रुप है। ठीक है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक हेड है, 10 लोग हैं, उसमें से एक जो है वो हेड बना हुआ है। और सबको क्या करना है? 10 गाँवों, मतलब 10 उनको मान लिया कि भाई 5 काम करने हैं। 5 काम करने हैं, मतलब चलो ठीक है, 5 ही काम करने हैं।
5 नहीं लेंगे, वो हेड फिर ऐसे कैसे इंक्लूड हो जाएगा। हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है 3 ले लेते हैं। उनको 3, ये जो है 10 लोग हैं, 10 को क्या करना है, 3 काम करने हैं और एक इनमें से हेड है, ठीक है। ओके, क्या है, एक हेड है और इनको काम करने हैं और अलग अलग जगह में जाके करना है। और जो हेड है तो हेड क्या करेगा, हेड तो पूरे 10 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो जो हेड है वो क्या कर देगा कि भाई जो ये 3 लोग हैं उनको क्या कर सकता है कि भाई अब आप ये वाले गांव में जा रहे हो तो आप इस चीज़ के हेड हो, तो आप ये काम करना, आप इस चीज़ को देखना, आप इसको देखना। तो ये क्या हो गया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना, तो ये जब जाएगा, ये जहाँ से पर्टिकुलरली मतलब बिलोंग कर रहा है या किसी ऐसी जगह में गया जहाँ से ये बिलोंग कर रहा है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा और मतलब समझ पाएगा और उसके लिए काम कर पाएगा। चलो अभी आपको चाहे अच्छे से क्लियर ना हुआ, चलो एक और एग्जाम्पल। अब मान लो जैसे गाँव में, हाँ कोई भी, अगर हम किसी भी गाँव की बात करें, वहाँ पे जो पंचायत होता है, जो सरपंच होता है, वो उसी गाँव का होता है ना, वो उस गाँव को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ रहा होता है। और एज़ कम्पेयर टू किसके, जो हमारा केंद्र सरकार में बैठा हुआ है कोई मंत्री है, मान लो कोई प्रधानमंत्री को ले लो, अगर हम प्रधानमंत्री को ले लें तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर तरीके से जो गाँव को कौन जानेगा, वहाँ रहने वाला, गाँव में रहने वाला जो इंसान है वो ज़्यादा बेटर तरीके से जानेगा ना। और अगर वहाँ की समस्या को, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी चीज़ है, वो कौन ज़्यादा बेटर तरीके से समझेगा, वो गांव में रहने वाला, उस जगह में रहने वाला। तो यहाँ पे गांधी जी का यही कहना था, गांधी जी का कहना था कि भाई आप क्या करो, पावर का, तो क्या चाहते थे गांधी जी, यही कहते थे कि भाई आप क्या कर दो, जो पावर है, जो सरकारी जो पावर है, जो राजनीतिक पावर है, उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो भी ग्राउंड लेवल तक। ग्राउंड लेवल मतलब क्या, मतलब बहुत जड़ों तक, मतलब हुई अगर पेड़ की बात करें, चलो ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो पहले यही देख लें, तो गांधी जी चाहते थे कि भाई जो शक्ति है वो मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि भाई, तो पंचायतों का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि जब अगर पंचायतों का निर्माण होगा तो पंचायत के जो सरपंच है उनको जो पावर दी जाएगी अपने बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल जो चीज़ें उनको मैनेज करने की, तो फिर वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपने गाँव का देखभाल करेगा। अगर गाँव अच्छे से रहेगा, फिर मान लो जैसे अगर 10 गाँव हैं, 10 गाँवों के जो सरपंच हैं उन्होंने अपने अपने गाँव को सब समझते हैं और अपने अपने गाँव, अगर उनको पावर है तो वो अपने अपने गाँवों को अच्छा बनाएंगे, अपने अपने गाँवों को अच्छा बनाएंगे। तो क्या होगा, जैसे 10 लोग हैं, 10 के 10 जो सरपंच हैं वो अपना अपना गांव अच्छा करेंगे। फिर जिला कैसे होता है, जिला में भी तो वही होते हैं, जिला फिर क्या होगी, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो गांवों से मिलकर ही तो बना होता है, बहुत सारे गांव फिर डिस्ट्रिक्ट बन गया। अगर गांव एकदम स्वच्छ तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप ही हो गया स्वच्छ, अगर जैसे गाँव स्वच्छ तो डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्वच्छ हो गया तो मतलब क्या, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जो स्टेट है वो किससे मिलकर बना होता है, डिस्ट्रिक्ट से, मतलब ये जो जिले होते हैं जिलों से मिलकर बना होता है। अगर सारे जिले स्वच्छ तो राज्य अपने आप ही हो गया स्वच्छ। हाँ, स्वच्छ मतलब मैं एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, अगर कोई भी व्यवस्था हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, अगर ग्राउंड लेवल पर एकदम अच्छे से हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर की चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं, समझ रहे हो, और नहीं तो क्या। तो ऐसे अगर सारे स्टेट एकदम सही तरीके से चल रहे हैं या स्वच्छ हैं तो देश अपने आप ही हो गया, समझ रहे। तो गांधी जी यही चीज़ चाहते थे कि भाई पंचायतों की स्थापना करी जाए। तो ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो संविधान है उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलो अभी इसको देख लेते हैं, सेकंड वाला 43rd अमेंडमेंट क्या कहता है, गाँवों में घरेलू दस्तकारी की उन्नति। मतलब देखो गांधी जी ये भी चाहते थे, पहला तो ये पंचायत सिस्टम हो गया, पंचायत सिस्टम चाहते थे, और दूसरा गांधी जी चाहते थे घरेलू दस्तकारी। घरेलू दस्तकारी क्या होती है भाई, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू जो वो अलग चीज़ है। जैसे गांधी जी चाहते थे कि भाई जो हाथ से बनने वाली चीज़ें हैं, हाथ से जो मतलब खुद हाथ से बनने वाली जो चीज़ें उनको बढ़ावा बहुत ज़्यादा देते थे। घरेलू दस्तकारी क्या होगी भाई, जो घरों में बैठ कर की जा सकती हैं, जैसे चरखा वर्खा की जो चीज़ें हैं, सूत काटना हो गया, जैसे वो मशीनीकरण को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं अगर एज़ कंपेयर करें तो ये जो हमारी घरेलू चीज़ें होती हैं, देसी चीज़ें होती थी, उनको ज़्यादा कहते थे कि भाई जो हमारी खुद की चीज़ें हैं, हमारी जो खुद की चीज़ें हैं वो चीज़ें अपनाओ ना,
दूसरों की चीज़ें क्या भाई, ये तो भाई देखो एक तरीके की रियल बात है। चलो ठीक है, हमारे पास कोई टेक्निक्स नहीं है तो टेक्निक सीख लो, आप दूसरों की अच्छी चीज़ों को सीखो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपनी उसके अकॉर्डिंग, अपनी अपने देश के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से इस तरीके से करो कि भाई उसका सच में फ़ायदा भी हो। तो यहाँ पे गांधी जी वही चाहते थे कि भाई घरेलू काम है उसको बढ़ावा दिया जाए। जैसे जैसे अब दिवाली पे एक वो भी तो चला था ना, दिवाली पे, पिछली दिवाली पे एक तो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, और लोकल फॉर वोकल का जो नारा नहीं दिया था आपने, अगर न्यूज़ वगैरह सुनी हुई हो तो मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा भी दिया था। इसका मतलब क्या था कि भाई अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट करो, हम विदेशों की चीज़ें क्यों यूज़ करें। जो लड़ी वगैरह आती थी जो हम दिवाली पे या घरों पे लगाते हैं, वो जो है उनको हम वो क्यों प्रमोट करें, हम अपने दिए जलाएं ना भाई। प्योरिटी क्या है हमारे दियों में भाई, दिवाली का अर्थ ही तो यही है ना, दीपों का त्यौहार। अगर हम दीप ही ना जलाएं, दीप बहुत सारे जलाने चाहिए, एकदम कितना प्योरिटी होता है, पवित्रता आती है उनमें, सारे चारों तरफ दिए 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 जलाओ, एकदम रोशनी, लड़ी से 100 गुना अच्छा वो रोशनी लगती है, दिए वाली रोशनी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई घरेलू चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। अगर 46 की बात करें तो राज्य के कमज़ोर वर्गों को तथा विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों को क्या करा जाए, उन्हें सुविधाएं प्रदान करी जाए। कमज़ोर मतलब जो गरीब हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाए। तो क्या वही कहते थे कि गरीबों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कई बार काम भी नहीं उपलब्ध होते ना, तो इन्होंने मतलब काम भी नहीं उपलब्ध होते तो फिर इन्हें काम भी प्रोवाइड करा जाए। क्योंकि देखो कोई इंसान होता है भाई, कुछ तो ऐसे होते हैं कि काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन जो वो होते हैं भाई काम जो है करना चाह रहे हैं, तो उनको काम प्रोवाइड कर दिया जाए। भाई अगर मान लो कोई इंसान है ऐसे खाली बैठा हुआ है तो उसके पास तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास जाएगा। अगर कुछ वो काम कर रहा है, काम करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, उसे पैसे मिलेंगे तो वो उन पैसों का मतलब उन पैसों को उससे कुछ चीज़ें खरीदेगा अपनी यूज़ की। अब अपनी यूज़ की चीज़ें खरीदेगा, जहाँ से खरीदेगा उसकी इनकम होगी, वो कहीं से खरीदेगा उसकी इनकम होगी, तो पूरा देश ऐसे सिस्टम से बना होता है और चल रहा होता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही कि भी क्या गरीबों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाए। जैसे जो आरक्षण वाला सिस्टम था, आरक्षण इसीलिए तो करते हैं ना थोड़ा बहुत कि भाई जो सच में पहले के टाइम पर पिछड़े हुए थे, जो गरीब थे या जिनको आगे नहीं बढ़े ज़्यादा नहीं पढ़े, तो उनको वो थोड़े मतलब एटलीस्ट इतने लेवल पर तो आ जाए ना कि भाई वो अपना विकास अपने बारे में सोचने लग जाए, अपना विकास कर लें। तो इसलिए ये आरक्षण की चीज़ें भी करी जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी बात करें तो राज्य में शराब और अन्य जो नशीली चीज़ें हैं उनको बंद करी जाए। गांधी जी चाहते थे कि भाई शराब और ये जो नशे वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। देखो सभी चाहते हैं नॉर्मली, बस ये जो पियक्कड़ लोग होते हैं ना, पियक्कड़ जो पीने वाले होते हैं, बस उनके लिए तो बस ये जन्नत है एक तरीके की। बस उनके लिए दुनिया में चाहे कुछ ना मिले, बस ये मिल जाए बस। लेकिन जो नॉर्मली जो और सब होते हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो बस क्या करते हैं, वो यही चाहते हैं ना कि भाई बंद हो जाए। क्या गलत चीज़ है जो इसके बारे में इसके जो मिसयूज़ होते हैं, मतलब गलत इफ़ेक्ट जो होते हैं, वो तो कहते हैं नहीं भाई बंद होना चाहिए। और सही बात भी है, बंद होना चाहिए ना। क्या हम देखते हैं कितना बहुत गलत चीज़ें भी होती हैं इनके चक्करों में। चलो ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर हो गया। अगर 48 की बात करें तो क्या दूध देने वाले पशुओं को मारने पर पाबंदी लगाई जाए। क्या चाहते थे गांधी जी? गांधी जी वांटेड टू स्टॉप किलिंग दोज एनिमल्स हु गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। दूध देने वाले जानवरों को ना मारा जाए, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए उन्हें मार दिया जाता है। अगर हम चमड़ी लेने की बात करें, चमड़े के लिए मार दिया जाता है। और जैसे और भी तो होते हैं, जैसे बलि वली ना चढ़ाई जाए। और जैसे ये नॉनवेज जो होता है, नॉनवेज के लिए भी जो जैसे खाते हैं ना लोग, नॉनवेज भी तो खाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उसके लिए भी जानवरों को मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी भी यही चाहते थे और हम भी यही चाहते हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ,
चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वाला, उदारवादी सिद्धांत, लिबरल प्रिंसिपल्स। अब इसको देख, क्या होता है ये उदारवादी सिद्धांत, देख लेते हैं इसमें और क्या, फिर समझाएंगे, ठीक है। इस श्रेणी में साधारण तथा विशाल विचारों वाले मनोरथों को शामिल किया गया। मतलब देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें वो उन लोगों के विचारों को शामिल किया गया है जो जिनके विचार उच्च कोटि के थे, हाई लेवल थॉट्स जिनके थे, उन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करा गया। देखो ये वही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मेन विचार किसी ने कोई जो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब जो सही में होनी चाहिए, जो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें इसमें, ठीक है, वो लिबरल में। हाँ, आर्टिकल 44 क्या कहता है कि अनुसार राज्य समस्त भारत में समान व्यवहार नियम मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? ये वो कोड होता है भाई, देखो हम पहले के टाइम पर क्या था कि भाई जो हिंदू हैं, हिंदू का अपना अलग कानून, मुस्लिम्स का अपना अलग कानून, ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम्स का कानून अलग अलग होता था, क्रिश्चियंस का अपना अलग कानून, मतलब किससे रिलेटेड, शादी वादी से रिलेटेड हो गया, या मतलब जैसे अगर हम बात करें, चलो अभी तो देखो 3 तलाक वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पहले क्या करते थे कि भाई जैसे अभी कोई हिंदू फैमिली है, उसको कोई भाई मतलब दो वो हैं, कौन है, कपल्स हैं, दे वांटेड, क्या चाह रहे हैं वो, दे वांट डिवोर्स, हाँ वो अपने मतलब वो डिवोर्स चाह रहे हैं, वो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, फिर ठीक है, वो कोर्ट्स में जाते हैं, और फिर जो कोर्ट वाले जो जज होते थे वो हिंदू कानून, क्योंकि पहले के टाइम में हिंदू कानून अलग थे और मुस्लिम कानून अलग थे, तो हिंदू कानून के तहत वो उनका जो तलाक है वो करवाते हैं। ये तो हो गया भाई, वैसे करके तलाक कर लिया। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, अगर मुस्लिम्स कपल हैं वो चाहते हैं कि उनका डिवोर्स हो, तो फिर वो जब कोर्ट्स में जाएंगे तो वो उनके कानून के अनुसार उनका डिवोर्स करा जाएगा। और एक तो ये होता है ना 3 तलाक वाला, तलाक 3 बार बोल दिया बस तलाक हो गया, इस तरीके की चीज़ अब तो समाप्त हो गई है वो चीज़। अब तो मतलब पूरी तरीके मतलब वो पाबंदी लगा दी गई है, अब ऐसे नहीं कर सकता कोई भी जो मॉडर्न पर्सन है, पर्सन मीन्स क्या, मैन है, वो इस तरीके से 3 बार तलाक बोलकर अपना तलाक वलाक नहीं कर सकता, अब उस पर पाबंदी है। तो लेकिन पहले यही था, और अब भी बहुत सारे जैसे शादी के नियम हो गए, या डिवोर्स वाली जो चीज़ें, डिवोर्स वाली अब थोड़ी चेंज हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइड करी हुई हैं कि भाई अगर कुछ हिंदूज़ में ऐसा होता है तो ये चीज़ें लागू होंगी, मुस्लिम्स में ऐसा होता है तो ये चीज़ें लागू, मतलब जैसे यहाँ पे हिंदूज़ में करा हुआ है कि भाई हिंदू में कुछ होता है तो ये चीज़ें लागू होंगी, और मुस्लिम्स में करा हुआ है कि भाई मुस्लिम्स वाली फैमिली में कुछ ऐसा है तो ये इस तरीके के कानून और इस तरीके को अपना कर उनमें ये फैसला करा जाएगा। तो ये चीज़ होता है, अलग अलग हो गए। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि वो एक इस तरीके का कोड कि भाई एक ऐसा कोड हो जिसमें चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे किसी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे कोई धार्मिक चीज़ हो या कैसी भी चीज़ हो, वो क्या हो भाई सबके लिए समान लागू हो। कि भाई अगर जो हिंदू करना है वो सेम मुस्लिम्स पर भी लागू हो, जो मुस्लिम पर लागू होती है वो हिंदू पर भी लागू हो। तो वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समझ रहे हो, कि चाहे वो देश की भावना से रिलेटेड हो, चाहे वो शादियों से रिलेटेड हो, चाहे वो तलाक से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से की जाए पूरे देश में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये एक लिबरल थॉट है, ठीक है। हाँ, 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर अंदर राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। What it's mean that ओके, इसका मतलब ये हुआ कि भी जो ये प्रोविज़न करा गया जब हमारा संविधान लागू हो गया था। कब हुआ था हमारा संविधान लागू? चलो रिकॉल करें, अगर आप इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हैं तो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या, अगर मुझे बताना चाहते हैं नहीं तो अपने आप को बता दें, और क्या, अपने मन में रिपीट कर लें। हाँ, तो कब हुआ था लागू हमारा संविधान? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और इसको अडॉप्ट कब करा गया था, मतलब स्वीकार कब करा गया था संविधान सभा के द्वारा? वो करा गया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब 3 मंथ्स बिफोर
ये जब इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट होने से 3 महीने पहले, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 26 नवंबर को करा गया। तो यहाँ से तो 4 दिन हो गए और ये पूरा 1 मंथ हो गया। और फिर यहाँ से तो वही अराउंड 215 के, मतलब वही 215 के ऐसा कुछ टाइम। तो इतने टाइम के अंदर फिर उसे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, कब लागू करा, अडॉप्ट कब करा, 26 नवंबर 1950। और इम्प्लीमेंट कब करा पूरे देश में, 26 जनवरी 1950। ये 49 में और ये 50 में। ओके, हाँ। तो उस टाइम पे क्या प्रोविज़न करा गया था कि भाई जो बच्चे हैं, हाँ 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 10 साल के अंदर ये मतलब हमारे संविधान में करा गया था कि भाई 10 साल के अंदर ये प्रोविज़न कर दिया जाए कि भाई जो 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समझ रहे हो? वो भी कैसी, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान हो। निःशुल्क क्या होता है? निःशुल्क होता है बिना किसी फीस के। जैसे अगर हम 8वीं तक की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, 8 क्लास तक सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर किसी तरीके की कोई फीस नहीं ली जाती और उन्हें कपड़े प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मिड डे मील्स दिया जाता है, बुक्स भी खुद ही दी जाती हैं। यहाँ तक कि पैसे भी प्रोवाइड करे जाते हैं। गर्ल्स को तो फिर भी ज़्यादा, मतलब गर्ल्स की वैसे क्या बात करें, मतलब जो शेड्यूल कास्ट में आ जाते हैं, जो थोड़ी निचली जाति वाले जो होते हैं, है ना, जो भी देखो उनके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि भाई उतने ज़्यादा पेरेंट्स मान लो या कुछ वैसे मान लो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो कोई ज़्यादा बड़ी जॉब भी नहीं कर रहे होते, तो उसके बाद पैसे वैसे इतने नहीं होते ना कि बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा जा सके। तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड, मतलब पैसे ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ी बहुत अपनी मेंटेनेंस कर सकें बच्चों की देखभाल के लिए। तो वही, तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है और कुछ नहीं है। और अगर आप रीड भी कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ कि भाई 6 वर्ष तक जैसे होते हैं ना आंगनवाड़ी जो होते हैं, आंगनवाड़ी में यही तो है कि भाई वैसे तो आज के टाइम पर तो 2-3 साल के हुए बस भेज दिए, प्ले स्कूल्स में चले जाते हैं बच्चे, बट अभी लेकिन जो प्ले स्कूल में नहीं जाते वो उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था करी हुई, क्योंकि आंगनवाड़ी भी एक क्या है, एक प्ले स्कूल की तरह है। जो स्कूल है वो कैसे ओपन हो गया, ऐसे थोड़ी ना ओपन हो गए। आंगनवाड़ी की दिखावटी चीज़ जो प्राइवेट, तो वही ना, मतलब जो आंगनवाड़ी पहले आंगनवाड़ी थी ना, फिर आज के टाइम पे हर जगह हम क्या देखते हैं, प्ले स्कूल्स, क्या वो आंगनवाड़ी की दिखावटी रूप ही आ गए हैं। मतलब प्राइवेट वालों ने देखा कि भाई और आंगनवाड़ी, हम भी छोटे स्कूल्स वो फीस लेने लगे। आंगनवाड़ी फ्री की होती थी, लेकिन पैसा कमाने वाली जो चीज़ें हैं वो उसके तहत प्ले स्कूल्स ओपन हो गए कि भाई हाँ आप अपने बच्चों को छोड़ कर जाएँ, हम इनका ध्यान रखेंगे, आप हमें फीस दें, ये तो वो चीज़। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई 6 वर्ष तक, यहाँ पे 6 वर्ष तक की आयु तक क्या प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, छोटी बच्चों की जो शुरुआती देखभाल जो होती है वो भी सरकार के द्वारा कराई जाए। ये चीज़ भी इसमें 45 में बोली गई। और बस यही है, राज्य को सभी बच्चों को तब तक के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के प्रयास करना होगा जब तक वह 6 वर्ष का मतलब वही चीज़, क्योंकि 6 वर्ष के बाद तो वो स्कूल्स में चला जाता है ना, तो 6 वर्ष तक वो वैसे पाला जाए, वैसे देखा जाए आंगनवाड़ी में, फिर 6 वर्ष के बाद स्कूल चला जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हर पेरेंट्स घरेलू होता है, वो वर्किंग भी तो होता है ना, भले ही बहुत बड़ा काम या ऐसा ना कर रहा हो, लेकिन छोटे मोटे काम सभी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर फैमिली में चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, दोनों ही काम कर रहे होते हैं, भले ही वो थोड़ा छोटा मोटा काम भी कर रहे हो बट करते हैं। तो उसलिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो 6 साल तक पूरे बच्चे को संभालते रहें, तो भाई 1-2 साल तक 2 साल तक अपना संभालने के बाद फिर उनको आंगनवाड़ी या जो प्ले स्कूल्स होते हैं उनमें छोड़ने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा करी जानी चाहिए। प्ले स्कूल्स तो भाई वो प्राइवेट जो प्राइवेट लोग हैं उनकी उपज है वो, लेकिन आंगनवाड़ी सरकार की है, गवर्नमेंट की। और अब चलो नेक्स्ट क्या कहते हैं, 47 क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और आहार स्थल को ऊंचा जाए। जीवन स्तर क्या भाई, अगर बहुत ज़्यादा गरीबी में है, बहुत वैसे रहते हैं, तो उनके जीवन स्तर को थोड़ा सा इम्प्रूव करा जाए कि भाई साफ़ सफाई लाई जाए, थोड़ी सी काम प्रोवाइड करे जाए ताकि वो अपना जो जीवन है वो थोड़ा सा अप
लिफ्ट कर सकें जो लोग हैं, समझ। और आहार स्तर वही सेफ्टी, साफ खाना प्रोवाइड करा जाए, स्वच्छ खाना, शुद्ध खाना जो होता है, क्योंकि शुद्ध खाना खाएंगे तो वो वैसे ही शुद्ध रहेंगे, शारीरिक रूप से भी शुद्ध रहेंगे और मानसिक रूप से, है ना, शुद्ध खाना। तो ये चीज़। और आर्टिकल 48 की बात करें तो वो क्या, राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन का संचालन करे। मतलब क्या भाई, खेती करते हैं और पशुपालन हो गया। आज के टाइम पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारी मशीनरीज आ गई है ना खेती करने की, पशुपालन की भी, भाई दूध निकालने की, उनके जो गाय भैंस हैं उनके दूध निकालने की मशीनें भी आ गई हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कोई फार्म्स होते हैं, है ना, डेयरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ी ना एक इंसान हर उसका निकालता है, उनमें मशीनें होती हैं, वो मशीनें लगा दी जाती हैं, फिर वही दूध निकालती रहती हैं, मतलब उनके ज़रिए वो निकाल लिया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे टाइम भी थोड़ा बचता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। तो यहाँ पे यही कि भाई चीज़ें लाई जाए, वैज्ञानिक चीज़ें लाई जाए। कृषि में भी तो वही हो गया ना, जैसे वो ड्रॉपिंग वाला जो सिस्टम होता है, ड्रॉपिंग वाला क्या होता है, एक पाइप से लगा देते हैं, फिर उसमें से पानी छिड़कता रहता है पाइपों के जरिए, और फिर ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, पानी भी प्रॉपर मिल जाता है खेतों को और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता। तो ये वैज्ञानिक चीज़ें हो गई ना उसमें शामिल, तो ये चीज़ भी लानी चाहिए। 50 क्या कहता है, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे, मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट करे न्यायपालिका और कार्यपालिका को। न्यायपालिका क्या होती है, जुडिशरी, एंड कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से, जो हमारे न्यायालय जो होते हैं, कोर्ट्स वगैरह होते हैं, उस चीज़ को, कोर्ट्स का जो काम है, कोर्ट्स को कैसे करना है, वो अलग रखे। और जुडिशरी मतलब एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं भाई, कार्यपालिका, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो आ जाते हैं वो कार्यपालिका में। तो इन दोनों को अलग करे, इन दोनों को मिक्स करके काम ना करने चाहिए। क्योंकि जो कोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं भाई, कोई भी फैसला देती हैं, उसको जो भी होता है वो उस पर फैसला करती हैं। जुडिशरी क्या करती है कि जुडिशरी नहीं, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, जो भी फैसले या जो भी एक्ट्स या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस चीज़ को अलग करा जाए, क्योंकि कई बार मिक्स हो जाते हैं, ये जुडिशरी का काम करने लग जाते हैं कई बार, जो कोर्ट को करना चाहिए वो कई बार ये करने लग जाते हैं। जैसे कोई अधिकारी है वो फैसला करने लग जाता है किसी भी चीज़ पर कि भाई ये हुआ था, इसका ऐसी सज़ा वैसी सज़ा। तो वो चीज़ कि भाई सज़ा देने का काम, सज़ा सुनाने का काम इसका है, तो इसको ही रहने दे, आप मत करो, समझ रहे हो। और जो इसका काम है वो ये ना करे, ना जो इसका काम है जो वो ये ना करे, क्योंकि कई बार कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होने लग जाती है ना, कोई भी फैसला जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। चलो फिर ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट का नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। अभी मैं इसको पॉज करके उधर लेकर जा रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत। ये ऐसे होना चाहिए था, से भी लगना चाहिए था, जब इसको रीड करते तो कैसे लगता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत, तो यहाँ पे से, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत। चलो ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। मतलब ये सिद्धांत है, वो क्या कहते हैं, देखो जैसा कि आप नाम से समझ रहे, इसका मीनिंग तो वैसे ही समझ जाओगे कि भाई विदेशी मामलों से संबंधित जो हमारे जो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, हमें विदेशों के साथ किस तरीके की चीज़ें रखनी चाहिए, मतलब दूसरे देशों के साथ, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत में आ जाता है। ठीक है, ओके। आर्टिकल 51 से स्टार्ट होते हैं, वो क्या कहता है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था को बढ़ावा देगा। क्या देगा, मतलब जो स्टेट है वो क्या बोलेगा क्या, मतलब सिंपली बात करें कि भाई जो भारत है, हम अगर नॉर्मली या सिंपली अपने भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे पहला प्रिंसिपल, खैर भारत के प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो क्या काम है उसका कि भाई पहले तो शांति व्यवस्था बनाए रखे, दूसरे देशों के साथ लड़ाइयाँ ना करे, वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। और भारत हमारा बना के रखता भी है। पाकिस्तान जो है वो कितना वो करते रहते हैं, मतलब उधर से पता नहीं, देखो हम लोगों की तो नहीं बात कर सकते, नॉर्मली आम जनता तो भाई सब जगह आम जनता ही होती है, सेम सब अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वही जैसे आतंकवादी थोड़ी ना हम आम जनता को मिला देंगे, आतंकवादी तो आतंकवादी है, वो तो चाहे कहीं भी हो कैसे भी हो वो तो बुरे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई देश को क्या करनी है, शांति बना के रखनी है, दूसरे देशों के साथ फ्रेंडशिप, दोस्ती बना के रखनी है,
व्यवहार मतलब व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था व्यवस्था, जैसे अगर कोई हम अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने देश में, अगर वो वर्क कर रही है तो हमें दूसरे देशों को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरे देश अगर कुछ अच्छी चीज़ अपना रहे हैं और उससे सच में लोगों का या वेलफेयर वाली जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, तो हमें भी वो चीज़ मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे ये चीज़ ही कह रहा है, ठीक है। और सॉरी बच्चों वो शोर हो जाता है ना बैकग्राउंड में, तो अच्छा नहीं लगता। सॉरी, डिस्टर्ब हुआ होगा आपको, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? राज्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्वक और न्यायोचित संबंधों को बढ़ावा दे या बढ़ाने का यत्न करे। क्या मतलब है कि भाई अच्छे, एक तो शांति बनाए रखे, सम्मानपूर्वक मतलब एक अच्छा, न्यायोचित मतलब आप भाई अच्छे नियम कानून के अनुसार अपना काम करे, और फिर शांति अपने आप ही रहती है। अगर हम कोई काम अगर कुछ नियम कानून के अनुसार अपना करते हैं बिना किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए, तो वो चीज़ें सही रहती हैं, स्टेबल ही रहती हैं, अच्छी सही चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे ये कि भी सम्मानपूर्वक संबंध भी बनाए, न्यायोचित मतलब न्याय बनाए रखे देशों के बीच में। और नेक्स्ट पॉइंट, कानूनों संधियों और संबंधों का सम्मान करें। मतलब अगर कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर हम अपने किसकी बात करें, भारत, और अगर भारत का जो ऊपर का हिस्सा कौन से वाला पाक जो वो है हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के साथ मतलब डिस्प्यूट चल रहा है ना उसका, पाकिस्तान का और हमारा। तो यहाँ पे जो जैसे जब वो युद्ध हुआ था ना, जिस टाइम पे ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा किया था हमारे देश पर, तो यहाँ कुछ वो बना था, एक संधि मतलब एक समझौता वहाँ पर हुआ था कि भाई इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे भारत की सेनाएं नहीं जाएंगी इस लाइन से आगे, और तुम्हें इस लाइन से आगे नहीं जाना, और फायर वायर वो नहीं करने। लेकिन तो भारत इस चीज़ का सम्मान करता है। भारत की देखो, भारत सही में भारत की एक वैसी नीति है, आगे से कुछ नहीं करता है ना, आगे से कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ करा फिर छोड़ देगा नहीं, क्योंकि अब भारत काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे ये कि भाई जो भी संधि बनाई जाती है, संधि होती है, कोई समझौता होता है, अगर आप किसी कानून पर हस्ताक्षर करते हैं कि भाई जैसे UN है ना, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ, जिसमें सारे इंटरनेशनली फैसले लिए जाते हैं कि भाई चाहे सुरक्षा से संबंधित हो या वर्ल्ड का वो है ना, हेल्थ वाली चीज़ें भी हैं, वर्ल्ड बैंक भी हैं। तो उनमें अगर आप मेंबर हो तो उनके नियम कानूनों को भी फॉलो करो। अगर मेंबर बन रहे हो तो उस चीज़ को फॉलो करो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फॉलो करो और संधियाँ वंधियाँ उनका सम्मान करो। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं? फिफ्थ पॉइंट कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के बीच पंच फैसले द्वारा निपटारे, मतलब कुछ आपस में निपटारे करने की कोशिश करी जाए। अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं या कुछ झगड़े होते हैं तो उनको आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, यही कहते हैं। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो अन्य में ज़्यादा कुछ नहीं, अन्य में ऐसे आ जाता है। अन्य में अगर हम आर्टिकल 49 की बात करें के अनुसार राज्य ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए मतलब उनकी रक्षा करेगा। इसके साथ ही संविधान में 42वें संशोधन द्वारा निर्देशक सिद्धांतों की मूल सूची से निम्नलिखित सिद्धांत और जोड़ दिए गए थे। मतलब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें कुछ अलग से चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अभी इसी में हमने देखा ना, क्या देखा कि भाई हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, अगर हम बात करें लाल किले की बात करें, ताजमहल की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, जामा मस्जिद वगैरह हो गई, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मतलब बिल्डिंग्स नहीं, बहुत सारी इमारत हैं हमारे, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं देश में, भारत में। तो उनको सुरक्षित रखना, भाई हमारी पुरानी विरासतें हैं वो, उनको बना के रखना, उनको रखना ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनको देखें और देश को जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पे वही चीज़ कि भाई ऐसे इनका सम्मान करना है, उनको सुरक्षित रखने का सिद्धांत भी इसमें शामिल है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि संशोधन करके यह प्रावधान किया गया, क्या किया गया, बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के विकास के अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाए। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है कि भाई स्वतंत्रता, बच्चों को क्या करा जाए, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी जाए,
जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा ना 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 वाली चीज़ें ना की जाए बच्चों के साथ। भाई अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे हमेशा ये ना कहा जाए कि भाई नहीं आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये दुनिया भर की चीज़ें उनको थोड़ी सी छूट दी जाए। अगर वो खेल रहा है तो उसको खेलने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से हो, क्योंकि बच्चा खेल-खेल में बहुत सारी चीज़ें मतलब खेलता है। अगर सीखता है, अगर हर बार उसको बोल दिया जाए नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो सोचेगा कि भई क्या है, सभी चीज़ों के लिए ना कर रहे हैं। तो फिर वो अगर आप कुछ गलत चीज़ के लिए भी उसे मना करोगे ना, वो तब भी उस चीज़ को करने की करेगा कि भई हाँ, ठीक है, आप तो हर चीज़ के लिए मना करते हो, तो वो भी उसके लिए भी आप ऐसे ही मना कर रहे हो, तो फिर वो गलत चीज़ को भी करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए थोड़ी-सी स्वतंत्रता बच्चों को दी जाए और वही अपने विकास के लिए उसे जैसे खेलने-वेलने के लिए, क्योंकि बच्चा जब खेलता कूदता है तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर तरीके का विकास होता है ना, तो वो अधिकार बच्चों को दिया जाना चाहिए। समझ गए? ओके। अब ये समाज के कमज़ोर वर्गों को, ये गांधी जी वाले में भी शामिल था, गांधीयन थॉट्स में भी था ये कि कमज़ोर वर्गों को ऊँचा उठाने की कोशिश करी जाए। मज़दूरों को प्रबंध में भागीदार बनाया जाए। मतलब ये कह रहा है कि अगर ना कोई फ़ैसला लिया जाता है तो उसमें अगर जैसे मज़दूरों से संबंधित कोई फ़ैसला लिया जा रहा है, मज़दूरों के लिए कोई फ़ैसला लिया जा रहा है, तो उसमें मज़दूरों की राय भी शामिल हो। ऐसा नहीं कि भई आप फ़ैसला ले रहे हो, बड़े-बड़े जो नेता बैठे हैं, बस नेता ने ले लिया फ़ैसला, हो गया काम। नेता को थोड़ी ना पता है कि भई मज़दूरी जब करते हैं, जब तसले उठाए जाते हैं या घर में एक-एक ईंट लगा-लगा के नींव या घर तैयार करा जाता है, या कुछ वो भी है जो गिट्टी होती हैं उनको रगड़ वहाँ पे वो करा जाता है, गाड़ा जाता है उसमें। मतलब गाड़ा नहीं जाता, मतलब वो करते हैं ना भराई करी जाती है, कोई गड्ढा-वड्ढा है उसमें भराई करी जाती है। तो कितनी मेहनत लगती है और क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो उनके लिए अगर कोई फ़ैसला लिया जा रहा है तो उसमें मज़दूर भी शामिल हो। ठीक है? यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है। और लास्ट की पॉइंट की बात करें तो देश को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। भई हमारा देश है, अगर हमें भगवान के द्वारा, भगवान क्या मतलब अगर हमें नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अगर हमें प्राकृतिक चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं, तो हमें उन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। भले ही वो हमारे पेड़-पौधे हों, नदियाँ हों, जानवर हों, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको बचा के रखना चाहिए। ठीक है? आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप देखो 44th संशोधन जो कि कब हुआ था 1978 में, और अगर हम 42 की बात करें तो 42 1976 में हुआ था। और क्योंकि ये वाली चीज़ है ना, जब मैं ये पढ़ा रही थी, जब स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में आ गई थी, लेकिन मैंने आपको वो कमेंट में लिख कर क्लियर कर दिया था। अगर आप तो कमेंट भी आप चेक कर लिया करिए, अगर एक दो वर्डिंग जैसे ऐसे हम पढ़ते-पढ़ते मुँह से निकल जाता है, गलत निकल जाता है, तो वो कमेंट में मेंशन कर दी थी मैंने। तो कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी अराउंड रखिए अपने, है ना? चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय।